हेलो बच्चों। हमारे चैनल पे कुछ वीडियोज या शॉर्ट्स के कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हम आपके लिए एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पीवाईक्यू है उसका सॉल्यूशन लेके आए। आप सबको शायद पता होगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर ऐसे ओपनली अवेलेबल नहीं है, बट कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर अवेलेबल हैं। तो उसी को हमने कलेक्ट किया और आपके सामने अभी रखेंगे और उसको थोड़ा हल्का हल्का डीप में देखेंगे ताकि आपका लास्ट मिनट रिवीजन भी हो जाए। ओके। और अगर कोई आपको दिक्कत आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखेंगे। चलिए, तो अभी फिलहाल मैं ले रहा हूं आपके बीएससी नर्सिंग का जो 2025 में यानी कि जो लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसके सवाल को ले रहा हूं। ठीक है, और जो सबसे पहला सवाल आप इसमें देखेंगे बच्चे, वो क्या है, वो आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस से सवाल है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है कि दो कॉइल है, उसके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है 2 हेनरी दे रखा है, और ऐसा बोला है कि प्राइमरी कॉइल में जो करंट का जो चेंज है 0 से 10 एम्पियर का चेंज आ रहा है 0.5 सेकंड में। तो पूछा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेकेंडरी में वो कितना होगा। आपको फॉर्मूला बेसिकली याद होगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू डी आई बाई डी टी। यहाँ पे माइनस साइन भी होता है। ये माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि जो इंडक्टर में आप करंट को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, बेसिकली उस चेंज को वो अपोज करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आप इस माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू डी एल। डी एल कितना है, सॉरी डी आई कितना है 10 - 0, और टाइम कितना बोला है, टाइम बोला है 0.5 सेकेंड। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -40 वोल्ट। ठीक है, और अभी भी मैंने आपको बोला कि ये माइनस साइन क्या बता रही है, माइनस साइन सिंपली ये बता रहा है कि जो इंडक्टर में जो आप चेंज लाते हो उस चेंज को इंडक्टर अपोज करता है। राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट। राइट, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 61। नाउ अगले सवाल पे चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपके है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, और इसमें सिंपली फॉर्मूला में सवाल पूछा है कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है बेटा आपको याद रखना चाहिए कि लेमडा टाइम्स ऑफ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये कैपिटल डी स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल डी कैपिटल डी है बेसिकली आपके जो आप यहाँ पे फ्रिंज बनाते, बेसिकली आप जो यहाँ पे स्लिट बनाते हो और जो आपका स्क्रीन होता है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कैपिटल डी बोलते हैं, और जो दोनों स्लिट के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपली स्मॉल डी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, तो लेमडा डी बाई डी यानी कि इसमें भी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं 63 में, क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। ध्यान से समझना, यहां पे बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास आपको दे रखा है और उसका चार्ज दे रखा है। ठीक है, और उसको कुछ v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में परपेंडिकुलरली उसको फेंक दिया जाता है। तो बोला है कि बेसिकली उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। याद कीजिए, मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला होता था Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, Q इंटू बी साइन थीटा, जिसमें थीटा क्या है बेटा, थीटा है आपका एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि यहां पे परपेंडिकुलर बोला है यानी कि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा यहां पे क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। और ऑब्वियसली आप ध्यान से देखो कि अगर ये Q इंटू वी क्रॉस बी करोगे तो जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन से कंडीशन में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, और वो होता है कब, सर्कुलर मोशन में। कब होता है वो, सर्कुलर मोशन में होता है वो होता है आपके सर्कुलर मोशन में। एक बार जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा होता है v स्पीड से, तो जो फोर्स होता है बेटा वो क्या होता है, वो आपका परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है, स्पेशली तब जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो। तो इस केस में जो फोर्स लग जाता है वो कितना होता है, mv²/r, यानी कि इसको mv²/r से इक्वेट कर दिया, और जैसे इक्वेट करेंगे तो यहां से r क्या आ जाएगा, r आ जाएगा mv/qb
उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ नहीं सही बोल दिया, एम वी अपॉन क्यू बी साइन 90 डिग्री, राइट, साइन 91 होता है तो हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो एम वी अपॉन क्यू बी कौन सा ऑप्शन है, इसमें भी आपके बी ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे लगातार 1 2 3 का जो आंसर है बी बी बी, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सबका सब सवाल के आंसर बी होंगे। ठीक है, जो भी है एक एक करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो हमारे पास पेपर अवेलेबल हुआ उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिसप्रिंट जैसा दिखा, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये बोला है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफओ। फिर बोला है आईपीस का फोकल लेंथ यानी कि एफई। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एडजस्टेड फॉर नॉर्मल विजन। ध्यान रखना है, दो तरीके का एडजस्टमेंट होता है टेलीस्कोप में, एक होता है नियर पॉइंट और दूसरा नॉर्मल एडजस्टमेंट। एक नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, दूसरा नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में बेसिकली क्या करते हो कि जो फाइनल इमेज है वो बनता है इन्फिनिटी पे, और नियर पॉइंट पे क्या बनता है, जो आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस यानी कि जो कैपिटल डी यानी कि एवरेज डिस्टेंस जो आप 25 सेंटीमीटर ले तो उस पर बनाते हो। मोस्टली आपको नॉर्मल विजन के लिए ही, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। और इस केस में जो टेलीस्कोप का जो लेंथ होता है बेटा, वो क्या होता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बेसिकली एफ ओ प्लस एफ ई हो जाता है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, आपको याद रखना है। तो प्लस वाला एक ही मतलब ऑप्शन में दिख रहा है, वो क्या है, ये है, यानी कि यहां पे हो जाएगा ओ और यहां पे हो जाएगा ई। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 65 पे चलते हैं, क्या पूछा है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। यानी कि एक रॉड है ये, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड को रोटेट किया जाता है, जिसका मास एम दे रखा है, एल दे रखा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है बच्चे, एम एल स्क्वायर बाई 3। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपने क्लास में अगर पढ़ा है तो, सॉरी, एम एल स्क्वायर बाई 12 नॉट 3, 3 तो होता है साइड वाले के अबाउट। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। मजे की बात देखो, यहां पे है, आपका काम आसान कर दिया इसने, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का फॉर्मूला दिया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक बार इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं कि जो म्यू है यानी कि जो मोबिलिटी है वो क्या है, वो आपको दे रखा है वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। और इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं इस v को लिखूं तो v क्या हो जाएगा बेटा, मास, सॉरी मास नहीं, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। और कूलम्ब को अगर आप लिखोगे स्टैंडर्ड यूनिट में यानी कि हो जाएगा एम्पियर इनटू सेकंड। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, मीटर कूलम्ब अपॉन न्यूटन सेकंड, तो यानी कि मीटर एम्पियर सेकंड अपॉन न्यूटन सेकंड। सेकंड से सेकंड खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा मीटर एम्पियर अपॉन न्यूटन। न्यूटन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू केजी। तो इसको लिखेंगे तो एल ए, डायमेंशन लिख रहा हूं एल ए अपॉन, वैसे मैं मीटर को मीटर से भी हटा देता हूं तो क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा सेकंड स्क्वायर एम्पियर पर केजी, यानी कि क्या आ जाएगा m0, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, m0 L0, L तो है नहीं, m0 L0 किसी में है ऐसा नहीं, m कहीं पे बच रहा है, हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या, देखा जाए, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड है, मीटर से मीटर खत्म हो गया, तो m0 L, L तो कहीं नहीं बच रहा, सेकंड बच रहा है। एक बार इसको वापस सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है इसमें, कहीं कुछ हमने शायद गड़बड़ लिख दिया, लेट मी चेक अगेन। क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी पर न्यूटन कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब, कूलम्ब को ऊपर लिख देता हूं, वेलोसिटी कूलम्ब न्यूटन यानी कि मीटर पर सेकेंड
इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ऐसा कुछ आ गया, मीटर से मीटर खत्म हो गया तो यहां पे आ गया m1 है -1 है, सॉरी ठीक है। तो केजी -1 एम्पियर 1 सेकेंड -2 यही बच गया। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा m-1 L0 t-2 और a1। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, किसी ऑप्शन में ऐसा है t-2 है और t2 है, सॉरी 2 है, नॉट 2 - 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा m-1 L0 t2 a1। किस में है ये मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, और यहाँ पे ये माइनस जो है ये मिसिंग है, तो माइनस यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन में इन वैक्यूम द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू। देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, E/B। ठीक है, तो आपसे यही E/B पूछा है, तो इसका मतलब कि E/B का जो रेशियो है किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा, यानी कि C के। आगे बढ़े, 68 क्या है, 68 बोला है द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल of moment P, dipole moment P in a uniform electric field E at an angle theta between P and E। सिंपल सा फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, और आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी कि जो टाउ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका PE sin थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, याद ही रखना है, ये फॉर्मूला होता है, तो PE sin थीटा। नेक्स्ट चलते हैं, बोला है मेलस लॉ। मेलस लॉ बेसिकली क्या बताता है बेटा, मेलस लॉ बताता है कि जब हम एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी अगले पोलराइजर से पास करते हैं तो उसका इंटेंसिटी कितने से चेंज होता है, डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द पोलरॉइड। ठीक है, तो वो भी एक फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर फाई। यहां पे ध्यान देना है, दो तरह के सवाल आते हैं कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइड से पास करते हैं तो उसको 50% से फिल्टर कर देता है, बट यहां पे बोला है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर रहा है किससे, थ्रू एन एनालाइजर। मतलब वो एक एनालाइजर भी एक पोलराइड ही होता है, उसको ऐसा नहीं समझना कि कोई और चीज होता है, वो भी एक पोलराइड होता है। तो एक प्लेन पोलराइज्ड मतलब वो ऑलरेडी पोलराइज्ड है। ठीक है, अब वो हाफ नहीं करेगा उसके इंटेंसिटी को, अब क्या करेगा, अब वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी को चेंज करेगा, यानी कि I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर फाई। सो ये I नॉट है, तो I नॉट कॉस स्क्वायर फाई, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, एक प्रोटॉन दे रखा है, उसका आपको मास दे रखा है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, उसका वेलोसिटी दे रखा है, और बोला है परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड फेंका गया। अभी अभी हमने एक सवाल करा था, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, एग्जैक्टली वही लगाना है। और फिर से वो पूछा रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, यानी कि R इज इक्वल टू अभी भी देखा था mv/qb। वैल्यू सारा रखते हैं एक बार, मास कितना है 1.67 इंटू 10 पे पावर -20। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, -27 या -20, हाँ -27 होता है, -27 kg। ठीक है, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी यहां पे मिसिंग है, वैल्यू मेरे पास नहीं है बच्चे, तो इस सवाल को कंप्लीटली वैल्यू के साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, तो आप इसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया यहाँ पे कि फॉर्मूला सिंपली क्या लगेगा, mv/qb, और इसमें आप वैल्यू डालेंगे mv और qb का, और ध्यान रखिए यूनिट का ध्यान रखना है, आप यूनिट का गलती मत कर देना, राइट, और आपको वहां पे फाइनली आंसर मिल जाएगा, राइट। अगले पे चलते हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेज 1 and 2 4 kg आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। बट यहाँ पे ना एक छोटा सा बात लिख रखा है कि यूजिंग द रिड्यूस्ड मास। एक्चुअली में क्या करा है कि दो ऑब्जेक्ट है, उसको एक सिंगल स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है, और दोनों को कुछ इस तरीके से ऐसे मान लो वाइब्रेशन देके छोड़ दिया गया, तो फिर जो वाइब्रेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पे एक रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लेट्स से कि दिस इज m1 एंड दिस इज m2, तो सिस्टम का जो रिड्यूस्ड मास है वो हो जाता है बच्चे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब अभी इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा है, आपको फिलहाल ये याद रखना है
कि जो रिड्यूस्ड मास होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 4 4 अपॉन 1 प्लस 4 यानी कि 5, दिस इज 5 kg, 4 अपॉन 5 kg। तो ये रिड्यूस्ड मास आ गया सिस्टम का। अब आपसे पूछा है कि जो टाइम पीरियड है वो इसका क्या होगा, तो टाइम पीरियड इसका क्या होगा, थोड़ा सा इसको देखा जाए। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, आपको याद होगा कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, m अपॉन k। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 पाई अंडर रूट m कितना आ गया, m यानी कि m रिड्यूस्ड 4/5 और k कितना दे रखा है 5। इसको सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा 4 पाई अपॉन 5 दिस सेकेंड। और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको क्या मिलता है, ये आपको मिल जाता है 2.51 सेकेंड। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो ध्यान से समझो, ये तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते 3.14 तो सिर्फ और सिर्फ पाई होता है और ये पाई से छोटा है क्योंकि 4/5 यानी कि 0.8 टाइम्स ऑफ पाई है। तो 0.8 टाइम्स ऑफ पाई यानी कि 2.51 सेकेंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, अगेन वही है, वाईडीसी सेटअप दे रखा है आपको, स्लिट का सेपरेशन डी दे रखा है 2 mm, डिस्टेंस 1.6, लाइट का वेवलेंथ दे रखा है, फ्रिंज विड्थ का भी फॉर्मूला हमने देखा था कि जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था बेटा वो था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा इज बेसिकली व्हाट 500 नैनोमीटर यानी कि 500 यानी कि 500 इंटू 10 टू पावर -9, डी इज 1.6, मैंने सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड स्मॉल डी इज 2 mm यानी कि 2 इंटू 10 टू पावर -3। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 और ये आ जाएगा 4 इंटू, ये चला जाएगा ऊपर गया तो ये हो जाएगा आपका 6 और 6 और 2 और तो हो जाएगा 4 यानी कि आपका 4, एक मिनट, 4 इंटू 10 पे पावर, इसको नीचे लिख लेता हूं मैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 4 इंटू 10 पे पावर -9 प्लस 3 टू 5, राइट, ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कि 4 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर, इसका मतलब 0.4 mm। ठीक है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं क्योंकि दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए अपने को। अगला फिर से क्या बोला, ऑब्जेक्टिव और आईपीस का पावर आपको दे रखा है और इस बार आपसे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फिर से पूछा और अगेन बोला है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। इस बार आपको डायरेक्टली फोकल लेंथ नहीं दिया है, आपको यहाँ पे पावर दे रखा है और पावर और फोकल लेंथ के बारे में हमें पता है कि एक लेंस का जो पावर होता है वो 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। तो यहां से हमें लेंथ पूछा है, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू FO प्लस FE यानी कि 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PE। तो 1 अपॉन PO, 1 अपॉन PO कितना है 2 डायोप्टर और P कितना है 20 डायोप्टर। और ध्यान रहे कि जब आप पावर निकालते हो तो वो मीटर में आता है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मीटर में आएगा। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 20 यानी कि ये आ जाएगा 10/20 और ये 11/20 मीटर, 11/20 मीटर यानी कि 0.55 मीटर। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, मास दे रखा है, लेंथ दे रखा है, अबाउट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अभी हमने देखा था ये सवाल भी, I इज इक्वल टू जो रॉड के सेंटर से होता है ml² अपॉन 12 होता है। ध्यान रहे यूनिट का, यहाँ पे मास आपको ग्राम में दिया है तो 0.21 kg हो गया, लेंथ आपको 0.3 दिया है, 0.3 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 12, दिस मच kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको 9/12, तो 9/12 यानी कि 3/4, 3/4 यानी कि 7.5 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये ऐसा है। और यहाँ पे पावर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पावर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मैनेज कर लीजिएगा। तो आ जाएगा पावर कितना बता देता हूँ, 2 और 1 3 -3 और एक और आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका -4। ठीक है, तो -4 बन जाएगा यहाँ पे पावर, तो ध्यान रहिए -4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये -4 बन जाएगा। ठीक है, तो पावर का आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको बेयर कीजिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे पास है उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें मिसिंग है कुछ चीजें। नेक्स्ट इज, अगला क्या बोला है, अगला बोला है कि एक सेल है जिसका EMF 10 वोल्ट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम दे रखा है। ठीक है, फिर पूछा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा अप्रोक्सीमेटली।
मैं इसका एक डायग्राम आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। ये बेटा आपका हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका बैटरी, और ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूं, और ये इसका ईएमएफ हो गया ई। तो टर्मिनल पोटेंशियल बेसिकली बैटरी तो ये पूरा है ना, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस वो तो बैटरी के अंदर है, तो टर्मिनल पोटेंशियल इज बेसिकली लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, सो टर्मिनल पोटेंशियल इज वीए माइनस वीबी। तो लेट्स से कि इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो जब आई फ्लो होगा तो वीए माइनस वीबी क्या हो जाएगा, ई माइनस आई इंटू, जल्दी बताओ, आर। टर्मिनल पोटेंशियल तो वही होगा, ई माइनस आई इंटू आर। तो ई कितना देखा है, 10 दे रखा है, और आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 10 अपॉन जो टोटल रेजिस्टेंस है कितना हो जाएगा वो 5 + 1 6 इंटू आर इज 1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 माइनस कितना आ जाएगा, ये 5/3। ठीक है, 10 माइनस 5/3 को सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8.33 वोल्ट। ठीक है, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 8.33 वोल्ट आ जाएगा। अगला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट पूछा है, सुपर इजी सवाल है ये। क्या होता है, कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, F = ma, तो डायमेंशन से भी कर सकते हैं, F = ma। ये भी सुपर इजी सवाल है। आपको अगला दे रखा है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ यानी कि 1 अपॉन 0.5। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी आप पावर निकाल रहे होते हैं तो फोकल लेंथ को मीटर में रखते हैं, तभी वो डायोप्टर में आता है, यानी कि 2 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट बोला है कि द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। अब आप समझो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना कि आप लाइट जिस मीडियम से भेज रहे हो उसी मीडियम में वापस वो रिफ्लेक्ट होकर के आ जाए। तो ऐसा कब होगा, जब लाइट मीडियम को क्रॉस कर रहा होगा, तो वो जब नॉर्मल से दूर भागे तो ऐसा कब होता है, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा हो। कहां जा रहा हो, डेंसर से रेयरर में जा रहा हो। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला रेयरर टू डेंसर, नहीं रेयरर टू डेंसर तो नहीं होगा। डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल, यस बिल्कुल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से कम है तो नॉर्मल से दूर भागेगा। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तब वो क्या होगा, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, राइट। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्या बोला है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर बेंट। अब यहां पे एक वायर दे रखा है जिसको हमने किस फॉर्म में बेंड कर दिया है, हमने उसको बेंड कर दिया है सर्कल के फॉर्म में, राइट। अब ध्यान से देखना कि जब सर्कल के फॉर्म में बेंड किया और फिर बोला है कि भैया इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के अबाउट बेसिकली इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। पूरा वायर का रेजिस्टेंस आर था, तो अब आप देखोगे ध्यान से कि R/2 ऊपर आ जाएगा और R/2 नीचे आ जाएगा। और जब भी आपको इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप क्या करो, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो देखो क्या है, इधर वाला पार्ट बेसिकली क्या हो गया और इधर वाला पार्ट, ये दोनों पैरेलल में हो गया, यानी कि जब पैरेलल करते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/2 इंटू R/2 अपॉन R/2 प्लस R/2, यानी कि R² अपॉन R यानी कि R/4। सो R/4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 81 में क्या है, 81 में बोला है कि दो कैपेसिटर है जिसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया। ध्यान से समझो कि रेजिस्टेंस का पैरेलल और कैपेसिटर का सीरीज का फॉर्मूला एक जैसा होता था, तो यानी कि सीरीज में जब आपने लगाया है तो C इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सो C1 इज 4, C2 इज 6 डिवाइड अपॉन 4 प्लस 6 यानी कि 24 अपॉन 10 यानी कि 2.4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी पूछा है आपको, स्पीड दे रखा है, मास दे रखा है, यानी कि K इज इक्वल टू हाफ इंटू mv²। बहुत ही आसान सा सवाल है, हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 जूल। ये एक आपके सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है। देखें अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जो इसका बेसिक तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है, वही सॉल्व करके दिखाता हूं। रेडियो एक्टिविटी में क्या देखते हैं बेटा कि जो n होता है n इज इक्वल टू n0 इंटू ई पे पावर माइनस लेमडा टी होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है। एंड
जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो होता है ln2 अपॉन लैम्डा। लैम्डा रेडियो एक्टिव कांस्टेंट है, तो इसको फिलहाल यहां रहने देते हैं। आपको हाफ लाइफ दे रखा है 4, तो 4 इज इक्वल टू ln2 डिवाइड अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। अब यहां पे बोला है कि 12 मिनट के बाद उस सैंपल में जो अनडिकेड न्यूक्लियाई है वो कितना रह जाएगा। ठीक है ना, बोला फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल रिमेनिंग आफ्टर 12 मिनट। तो 12 मिनट के बाद मैं मान लेता हूं n है जी, तो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई पे पावर माइनस लेमडा इंटू 12। चलो मैं थोड़ा सा इसको इधर सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा जगह चाहिए होगा। तो n एट 4 यानी कि हाफ हो गया यहां पे। चलो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई पे पावर माइनस लेमडा इंटू टी कितना है 12 है, तो 12 रख दिया। अब हमें लेमडा यहां से पता है, सो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई पे पावर माइनस लेमडा कितना हो जाएगा बेटा, लेमडा हो जाएगा आपका ln2 डिवाइड अपॉन 4 और यहाँ पे 12 था तो इसको थोड़ा कट पिट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई पे पावर माइनस ln 2 पे पावर 3 आ जाएगा यानी कि ln 8 हो जाएगा, और e पे पावर दिस तो ये हो जाएगा माइनस है तो n नॉट इंटू 1 अपॉन ई पे पावर ln 8 और e पे पावर ln समथिंग यानी कि वो सीधा सीधा 8 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि n नॉट इंटू 1/8 यानी कि 1/8 जो बचेगा फाइनली फ्रैक्शनल, जो ओरिजिनल या अनडिकेड न्यूक्लियर बच जाएगा 1/8 यानी कि आंसर वुड बी 1/8। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सवाल था तो इसके पहले बहुत सारे आसान सवाल थे, तो कुछ कुछ सवाल में आंसर टाइम लगेंगे आपके। अगला क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफॉर्मर वर्क। ट्रांसफॉर्मर किस पे वर्क करता है, दो कॉइल होते हैं उसमें, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होता है, इंड्यूस कर रहा होता है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन पे काम कर रहा होता है। किस पे काम कर रहा होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम कर रहा होता है। एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है, ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली इंड्यूस कर रहा होता है, राइट। तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट क्या पूछा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p। सिंपल सी बात है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। ये भी फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ या मैटर वेव का वेवलेंथ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। 86 में चलते हैं। इन अ पीएन जंक्शन डायोड द डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो ध्यान से, पीएन जंक्शन के ऊपर होता क्या है, तो पीएन जंक्शन के ऊपर बेसिकली आप देखोगे, देखो दो तरह का बेसिकली हमारे वहां पास दो साइड बन जाता है, एक पी साइड एक एन साइड। पी साइड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर एक्सेस में होता है, एन साइड पे नेगेटिव चार्ज कैरियर एक्सेस में होता है। ठीक है ना, अब पॉजिटिव चार्ज कैरियर का मतलब होगा होल और नेगेटिव का मतलब हो गया कि आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पे डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि डिप्लीशन रीजन जो वहां पे फॉर्म होता है किसके वजह से होता है, वहां पे बेसिकली डिफ्यूजन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से। आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड डिफ्यूज होता है, भागता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ये तो गलत हो गया जी। ठीक है, अगला बोला होल फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, नहीं ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एंड होल फ्रॉम पी साइड विद सब्सिक्वेंट, हाँ अब ये कह सकते हैं। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अब इसके डिटेल में तो अभी जाना संभव नहीं है, बट फिलहाल आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, याद चाहें तो याद कर लें आप इसको। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां पे होता है। अगर आप देखोगे कि अर्थ, मान लो मैं अर्थ यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम दिखाने की कोशिश करते हैं, बेसिकली उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगा जी, ऐसे हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, आप कहीं पे भी देखोगे तो यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, हर जगह आएगा, बट यहां पे जो है ये कंप्लीटली वर्टिकल कंपोनेंट है, यहां पे कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक पोल पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, 88 पे चलते हैं। अगला क्या बोला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, कांस्टेंट, नहीं जी। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, नहीं अवे नहीं होना चाहिए, ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होता है। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो तो वो हमेशा अपने मेन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड
जब भी आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करवाते हो तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, किस रास्ते से आप लेके जा रहे हो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। अभी अभी नीट का जो रीनीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल आया भी था, ठीक है। तो क्या ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है? नो। शेप ऑफ द फील्ड पे डिपेंड करता है? नो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? यस, ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। कितना टाइम लगा इस पे भी डिपेंड नहीं करता, राइट। तो यानी कि सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। 2025 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एसेंशियली स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपके एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। यानी कि इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आपके एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का बेटा फिजिक्स का जो सॉल्यूशन है वो है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके जो भी रिस्पांस आएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि अगला वीडियो 24 का या 23 का लेके आना है नहीं आना है, ठीक है। आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।